है जी पंक्चुएशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जी वालेकुम अस्सलाम। पंक्चुएशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये टॉपिक है हमारा। और कल अभी हमने इसका फर्स्ट जो है वो फर्स्ट पॉइंट जो था वो हमने डिस्कस किया था जी। पहला पॉइंट जो था वो अभी हमने इसका डिस्कस किया था जी। तो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, जो फर्स्ट पॉइंट था जी इसका वो जो मैंने आपको डिस्कस किया था जी। पहली जो इसकी पंक्चुएशन वाली सिचुएशन होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब हम यूज करते हैं तो जो पहली सिचुएशन होती है वो क्या है जी। मैं इसको सबसे पहले भी एक पिक्चर की फॉर्म में आपके सामने रख दूं। जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी वहां पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो दो चीजों के दरमियान में बनेगा। क्या होगा जी? अंडरस्टूड दैट एटलीस्ट टू क्लॉजेस होंगे। आई एम यूजिंग पंक्चुएशन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है जी, वहीं से इसको भी हम लेके आगे मूव करते हैं जी। है जी पंक्चुएशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जी वालेकुम अस्सलाम। पंक्चुएशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये टॉपिक है हमारा। और कल अभी हमने इसका फर्स्ट जो है वो फर्स्ट पॉइंट जो था वो हमने डिस्कस किया था जी। पहला पॉइंट जो था वो अभी हमने इसका डिस्कस किया था जी। तो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, जो फर्स्ट पॉइंट था जी इसका वो जो मैंने आपको डिस्कस किया था जी। पहली जो इसकी पंक्चुएशन वाली सिचुएशन होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब हम यूज करते हैं तो जो पहली सिचुएशन होती है वो क्या है जी। मैं इसको सबसे पहले भी एक पिक्चर की फॉर्म में आपके सामने रख दूं। जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी वहां पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो दो चीजों के दरमियान में बनेगा। क्या होगा जी? अंडरस्टूड दैट एटलीस्ट टू क्लॉजेस होंगे। आई एम यूजिंग द वर्ड एटलीस्ट टू क्लॉजेस। एटलीस्ट टू क्लॉजेस होंगे, राइट। और ये जो एटलीस्ट टू क्लॉजेस हैं दे मस्ट बी क्या जी? इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, प्लस इंडिपेंडेंट। ये दोनों क्लॉजेस जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाएगी ये प्लस जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को शो करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा। और जब ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेगा तो वो जो सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा जी?
वो कंपाउंड होगा। ठीक है जी, वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। ये हम मेक करने जा रहे हैं आज, राइट जी। और इस सेंटेंस को जो मेक करना है, सिंथेसाइज करना है, इस सेंटेंस को जो बनाना है, उसके हम जो है वो रूल्स को देखेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ हम पंक्चुएशन को यूज करते हैं। उसका जो फर्स्ट रूल है जी, वो मैंने लिखा था, वो क्या होता है, कॉमा के साथ कॉम्बिनेशन किसका है, सीसी। सीसी स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है जी। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम किससे याद करते हैं, फ्रेंड वॉइस से। इतनी दफा मैंने इसको दोहराना है कि आपको ये याद हो जाए, अंडरस्टैंड जी। इतनी दफा मैं इसको बोल रहा हूं कि आपको ये, आपके माइंड में ये इनकलकेट हो जाए। ठीक है जी। अब सिचुएशन ये है कि पहला रूल ये है कि हम अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल कॉमा के साथ ज्वाइन नहीं किया जाता है या सेपरेट नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या यूज होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज की जाएगी ये कॉमा के साथ। तो फिर जो सेंटेंस मेक हो के सामने आएगा वो कंपाउंड हो जाएगा। कल मैंने आपको एक एग्जांपल लिखवाई थी, लिखी थी ना, क्या वाली थी जी, I wrote an essay, comma, and I submitted it। और अगर यहाँ एंड हटा भी दिया जाए तो भी बात चल जाएगी। सॉरी, आई हटा दिया जाए, सॉरी आई हटा दिया जाए, क्योंकि सेम सब्जेक्ट है। अगर सेम सब्जेक्ट हो तो दूसरे वाले सब्जेक्ट को ना भी लिखे तो भी ठीक होता है जी। जैसे मैं कहता हूँ जी, आई रोट एन एसे एंड सबमिटेड इट, फिर भी ठीक होगा, बात वही होगी। और अगर आपने मेंशन करना तो कर भी सकते हैं। इज इट क्लियर जी? ये पहला रूल हो गया जी, कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके जी, नेक्स्ट वन जी। लगा भी रहेगा, रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन जी, ये इसकी पहली एग्जांपल। अब जो सेकंड रूल था वो क्या है, अगर आपने इस रूल के साथ नहीं जाना है तो फिर सिंपली क्या पुट कर दें, फुल स्टॉप लगा दें। कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप लगाएं और दोनों थॉट्स को फुल स्टॉप के साथ सेपरेट करके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके वही आइडिया आप दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं जी, आई रोट एन ऐसे, फुल स्टॉप, बात कंप्लीट। अब दूसरी बात मैंने क्या लिखी है जी, आई सबमिटेड इट। ये फुल स्टॉप लगा के लहदा दोनों को आप कर सकते हैं कि दोनों को क्लॉजेस से निकालकर सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दे और फुल स्टॉप के साथ कर ले। ये इसका सेकंड रूल होता है जी। इसके बाद जी थर्ड वन जो है, थर्ड वन जो इसका रूल है वो क्या है जी, थर्ड वन रूल होता है बाय यूजिंग सेमीकोलन। क्या कर ले जी, आप सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये कॉमा और एंड नहीं यूज करना है तो फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, सेमीकोलन। और अगर आप फुल स्टॉप के साथ नहीं करना चाह रहे हैं तो आप सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। अब जरा इसकी फॉर्मेशन चेक कर लीजिए। यहां पे ये जो कॉमा है ये क्या कर रहा है जी, ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। और सेपरेट के बाद एंड क्या कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है। जब भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉमाज मिलाते हैं तो इसका मतलब है यहाँ कॉमा पॉज दे रहा है, सेपरेट कर रहा है दो क्लॉजेस को, और एंड उन दोनों की कनेक्टिविटी को कायम कर रहा है। जो काम ये चीजें कर रही हैं वही काम यहाँ पे फुल स्टॉप और कॉमा कर रहा है। कॉमा यहाँ पे क्या कर रहा है, फुल स्टॉप पॉज दे रहा है, सेपरेट कर रहा है, और यहाँ पे कॉमा इन दोनों को थोड़ा सा पॉज देके ज्वाइन, एक थॉट को ज्वाइन करके उसे कंटिन्यूटी दे रहा है। जो ये काम हो रहा है वही ये साइन, सिर्फ पंक्चुएशन से भी वही काम लिया जा सकता है।
यानी कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला रूल को रिप्लेस आप किससे कर सकते हैं? सेमीकोलन से। इज इट क्लियर जी? राइट हो गया। थर्ड रूल ये है, यानी यही वाला सेंटेंस आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई wrote an essay semicolon I submitted it। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जी। इज इट क्लियर जी? जी कहीं कहीं पीरियड के बाद भी वो कहते हैं जी फैन वॉइस यूज, यानी फुल स्टॉप आता है और फुल स्टॉप के बाद भी फैन वॉइस लिखा हुआ होता है। जैसे मैं कहता हूँ जी ही वॉज एक्सीलेंट राइटर फुल स्टॉप बट ही हैज सम फ्लॉज। जी आता है जी, बिल्कुल आता है, लेकिन जब फुल स्टॉप के बाद लगाओगे तो फिर फैन बॉय हमेशा कैपिटलाइज हो जाता है। अंडरस्टैंड? लेकिन अगर आप कॉमा के साथ फैन बॉयज को यूज करते हो तो फिर उसे कैपिटलाइज नहीं दिया जाता। जी आपका क्वेश्चन था, मैंने उसको आंसर कर दिया जी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर जी? ओके अब ये थर्ड रूल था जी इसका। अब हम मूव करने लगे इसके फोर्थ रूल की तरफ, यानी इसका ऑल्टरनेटिव फोर्थ रूल होता है। एक और रूल होता है जिसको हम लेके मूव कर सकते हैं, और वो क्या होता है जी? वो होता है सेमीकोलन, कंजंक्टिव एडवर्ब और उसके बाद कॉमा। ये इसका फोर्थ रूल है, सेमीकोलन, कंजंक्टिव एडवर्ब्स और कॉमा, इसका फोर्थ रूल बनता है। यानी अब होता क्या है जी, आप इससे पहले एक क्लॉज और इसके बाद दूसरा क्लॉज। अब सवाल ये है कि व्हाट इज कंजंक्टिव एडवर्ब? ठीक है जी, कंजंक्टिव एडवर्ब, ये कहानी भी सुन लें तो फिर आगे मूव करते हैं जी। बेसिकली ये वर्ड्स जो होते हैं जिनको हम कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं, ये कंजंक्शंस होते नहीं है, मजबूरी में कंजंक्शंस बन जाते हैं, होते ये एडवर्ब्स हैं। क्या कह रहा हूं जी? ग्रामेटिकली ये एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन मजबूरन वो सेंटेंस के अंदर ऐसी जगह पर आ जाते हैं कि वो साथ कंजंक्शन भी बन जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कंजंक्टिव एडवर्ब्स जी। देयरफॉर अभी मैं लिखने लगा हूं जी, वो वर्ड्स थोड़े से लिखता हूं मैं, ठीक है? ये बेसिकली होते क्या है? एडवर्ब्स होते हैं ग्रामेटिकली, लेकिन मजबूरन वो दो क्लॉजेस के दरमियान में सैंडविच बन के आ जाते हैं। अरे भाई उनका दूसरा नाम कनेक्टर ही है, कनेक्ट करते हैं ना, जोड़ते हैं, लेकिन इनका काम जोड़ना है ही नहीं। बुनियादी तौर पर, बुनियादी तौर पर तो वो क्वालिफाई करते हैं क्लॉज को, तो वो तो एडवर्ब होते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? अरे भाई इनको कनेक्टर्स बनाया क्यों है? इनको हम खुद कहते हैं सर थोड़ा क्लोज द बोर्ड। व्हाट डज इट मीन जी? मुझे समझ नहीं आई। क्लोज द बोर्ड क्या कह रहे हैं आप? किस चीज को क्लोज द बोर्ड करना है आपको? क्या आ नहीं रहा है? वहां से बोर्ड नजर नहीं आ रहा है, बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है जी, अगर किसी का कोई इशू है तो बोल दीजिए। राइट, कोई नहीं बोल रहा जी। अच्छा जी, क्या करें जी? कैमरा को करीब करें, तो कैमरा करीब और कर दे। अगर इसको और करीब करेंगे तो ये फ्रेम और छोटा हो जाएगा जी। अब बताइए, अब ठीक है? इज इट ओके? यस, चलो जी, ठीक है जी। ओके जी, राइट हो गया। अब देखिएगा जी, कंजंक्टिव एडवर्ब्स की बात हो रही थी। मैंने बोला है ये वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? होते हैं एडवर्ब्स है, लेकिन मजबूरन कंजंक्शंस बन जाते हैं। सबसे पहले जी, और आपको भी मैं रिप्लाई करता हूं जो आपने कहा है। जैसे वर्ड है however, जैसे वर्ड है therefore, जैसे वर्ड है moreover, जैसे वर्ड है hence,
जैसे वर्ड है दस, जैसे वर्ड है सिंस, ठीक है जी, जैसे वर्ड है सो, ये चंद एक मैंने लिख दिए जी। ये सारे हम जब लिखते हैं, बड़े तमाम बच्चों ने मोस्ट प्रोबेबली इनको क्रैम किया हुआ होता है और फौरन से पहले कहते हैं ये कनेक्टर्स हैं। जी बिल्कुल कनेक्टर्स हैं, ठीक है जी। व्हाई दे हैव बिकम कनेक्टर्स? इसलिए कि ये पहले पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करने के लिए दरमियान में पुट कर दिए जाते हैं। अगर हम उस कनेक्शन को खत्म कर दें और इसको इंडिपेंडेंटली यूज करें तो फिर ये हमेशा एडवर्ब्स ही होते हैं। इंडिपेंडेंट कैसे यूज हो? अरे भाई मैं कहता हूं जी, therefore I was late, ये मैंने लिखा जी। और सॉरी एक मिनट मुझे लिख लेने, therefore के बाद लिखा कॉमा आई वॉज लेट, एक छोटा सा मैंने फिक्रा बनाया जी। अब बोले आगे क्वेश्चन करें इसके ऊपर। ये तो जस्ट रीजन बता रहा है ना कि देयरफॉर पीछे कोई फिक्रा था जिसको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि दिस इज द रीजन व्हाई आई एम लेट। मैं कहता हूं जी ये फुल स्टॉप है, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया और इसको फिक्रे के स्टार्ट में रख के मैंने लिख दिया देयरफॉर आई वाज लेट। ये सर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगा पूरे पैराग्राफ की। राइट जी, मान लिया कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो गई। अब मुझे ये बताओ ये देयरफॉर यहां कर क्या रहा है? तो फिर रोला किस बात का है? ये है ही एडवर्ब। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनका प्राइमरी पर्पस ही एडवर्ब का होता है। इन्होंने क्वालिफाई करना होता है, लेकिन हमारी चालाकी है कि हम इनके से दो काम ले लेते हैं, कनेक्ट भी करवा देते हैं और एडवर्ब भी रखते हैं। इसलिए ग्रामेरियंस ने इसको नाम ही क्या दे दिया है? कंजंक्टिव एडवर्ब्स। उन्होंने कहा ये दो काम करता है तो उसको नाम भी वही दे दो। अंडरस्टैंड और नॉट? ये वजह है। बेसिकली इब्तदाई तौर पर primarily they are adverbs, but sometimes we forcefully put them in that situation where they connect two clauses, two paragraphs, two sentences, two thoughts. That's why they are called conjunction या conjunctive adverbs. कुछ बात समझ में आई? मैं इनकी स्टोरी सुना रहा हूं आपको कि ये क्यों ऐसे हैं। कुछ समझ में आई बात जी? Therefore don't be reforming. Sorry? Therefore don't be reforming. जी चले, अब उसके बाद जो मर्जी लगा ले। therefore they grant me a leave for Monday. यस कर सकते हैं जी। जैसे आप थोड़ा के सेमी कॉलन लाजमी कुछ करना है तो इसके बगैर आप नहीं कर सकते। लाइक मैं इसके बाद कोमा नहीं डालता, इससे पहले कोमा डालता हूँ इंडिपेंडेंट क्लास, उसके बाद इसे ज्यादा टेंशन देगी और आ गई। नहीं ऐसा नहीं होगा, वो काम खराब हो जाएगा भाई। वो वही वाली बात होगी जो इसके एरर्स, अभी मैं उनके नाम बताऊंगा। अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, उन रूल्स को ना फॉलो करने की वजह से जो एरर्स अगर करेंगे उनके भी नाम है, ठीक है जी। समटाइम अगर हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सिर्फ कॉमा से पुट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं या सेपरेट कर देते हैं, वो क्या होता है? वो कॉमा स्प्लाइस हो जाता है। इसी तरह हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को विदाउट एनी कंजंक्शन या विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ये हटा देता हूं, मैं कहता हूं जी आई रोट एन एसे, आई सबमिटेड इट, कुछ भी नहीं है दरमियान में। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या देते हैं? फ्यूज्ड सेंटेंस, यानी एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गया या रन ऑन कर गया है। एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर तो आ गया है लेकिन कोई इंडिकेटर नहीं है कि ये दोनों क्या है। अंडरस्टैंड? फिर वो फ्यूज भी हो सकते हैं, रन ऑन भी हो सकते हैं, कॉमन सप्लाइज का एरर भी आ सकता है। तो उसके नतीजे में काफी सारे एरर निकलते हैं जिनको हम मद्देनजर नहीं रखते हैं। इज इट क्लियर जी? अब ये जो है जी कंजंक्टिव एडवर्ब्स, जब ये आ जाए या इनका जब यूसेज आ जाएगा तो फिर हम हमेशा इनसे पहले क्या करेंगे जी? सेमीकोलन पुट करेंगे और इनके बाद कॉमा लगाएंगे। और इस सेमीकोलन से पहले भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और इसके बाद भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। राइट जी? जैसे यही वाला सेंटेंस जो है, यही वाला सेंटेंस मैं कहता हूं जी आई रोट एन एसे, ठीक है जी, और यहां पे मैं लिखता हूं जी सेमीकोलन, therefore I submitted
Sir, जी that's why contemporary adverb हो सकता है. क्या जी? That's why. हम्म, हो सकता है. नहीं जी, वो रीजन देता है, ठीक है जी. दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज नॉट अ सिंगल वर्ड. दैट इज वाई, तीन वर्ड्स बनते हैं. इज इट क्लियर? ओके जी. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी. ये रूल समझ में आ गया जी. हमने 4 ऑल्टरनेटिव रूल्स पुट किए हैं जी. हमारा पहला रूल क्या है जी? कॉमा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड सिंपल फुल स्टॉप बाय पुटिंग फुल स्टॉप, और थर्ड वन क्या है जी? सेमीकोलन बाय पुटिंग सेमीकोलन, एंड फोर्थ वन क्या है जी? बाय पुटिंग सेमीकोलन, कंजंक्टिव वर्ब एंड कॉमा. इज इट क्लियर जी? ये क्या है? हमारा फिफ्थ रूल है. अब इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अनयूजुअल सा रूल होता है इसके अंदर, ठीक है, वो पुट किया जाता है. उसकी तरफ हम मूव करते हैं. ये स्पेस कम होने की वजह से मैं इसे इरेज करने लगा हूं जी. राइट हो गया? ओके जी. Contemporary adverb में उसमें उसके बाद comma लगाना है, उसके बाद जो written लिखेंगे उसका first word लिखेंगे उसका first interpretation होगा. इसका जी Contemporary उसके बाद comma है ना, तो उसमें जो word लिखेंगे उसमें उसका first letter होगा. Capital. लोअर केस में आएगा, अपर केस में नहीं आएगा. ओके जी. अब जी रूल नंबर 6 हो गया जी. रूल नंबर 5 जी. रूल नंबर 5 हमें क्या कहता है जी? रूल नंबर 5 कहता है बाय पुटिंग दिस साइन इज कॉल्ड, ओ भाई, दिस इज कॉल्ड कॉलन. ठीक है जी. अब जो फिफ्थ रूल है दैट इज बाय पुटिंग सिंपल कॉलन, उसे हम सिर्फ कॉलन पुट करके भी कर सकते हैं अगर दूसरा क्लॉज, जब सेकंड क्लॉज जो है वो पहले क्लॉज को क्या कर रहा हो? एक्सप्लेन कर रहा हो. इसकी शर्त क्या है जी? द सेकंड independent clause must explain the first independent clause. अगर आप समझते हैं कि कोई फिक्रा आप ऐसा बना रहे हैं कि जिसमें पहला क्लॉज जो है वो दूसरा क्लॉज पहले क्लॉज को क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है? एक्सप्लेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको इजाजत है कि आप कॉलन पुट कर सकते हैं. ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कंबाइन करेगा सिर्फ एक सूरत में, जब पहले दूसरे वाला क्लॉज पहले वाले क्लॉज को खुद ही एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि बेसिकली ये साइन है ही एक्सप्लेनेटरी साइन है, ये करता ही देता ही एक्सप्लेनेशंस है. इज इट क्लियर? इसी तरह जब सेकंड क्लॉज फर्स्ट क्लॉज की एक्सप्लेनेशन देता हुआ नजर आए, देन यू आर अलाउड टू पुट व्हाट? colon between two independent clauses. For example, G, example will share with me. Mr. Shiraz will share his example and I write on the whiteboard. G, उस एग्जाम्पल में सेकंड क्लॉज को क्या करना है? फर्स्ट क्लॉज को एक्सप्लेन करना है. जी शिराज प्लीज. पाकिस्तान played a match. जी. अच्छा जी. वो कहते हैं जी she won the match. बताइए जी, क्या इस पूरे कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या दूसरा क्लॉज पहले क्लॉज को एक्सप्लेन करता हुआ दिखाई दे रहा है? जी प्लीज. अगर नहीं दे रहा तो दे रहा. मैं कहता हूं जी आई वॉज एब्सेंट. जी जी
मैं बिकॉज लिख ही नहीं रहा, बिकॉज तो लिखा ही नहीं, अगर बिकॉज आएगा, बिकॉज तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? आई वॉज बिजी इन माई होमवर्क, ये बता रहा है कि मैं बिजी था अपने होमवर्क में, दैट्स व्हाई आई वाज एब्सेंट। जी नहीं, वो कह रही शी वन द मैच, वो मैच जीता, पाकिस्तान मैच जीता, ठीक है जी, क्योंकि पाकिस्तान ने खेला, क्या रीजन है? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब आप तो ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान जब भी इंडिया के साथ खेलता है वो जीतता है, ऐसा तो नहीं है ना जी? अगर हारता तो ज्यादा फिर ठीक है। ठीक है जी। तो पहला क्लॉज दूसरे क्लॉज को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो फिर आप दरम्यान में कॉलन लगा सकते हैं। यू आर अलाउड टू पुट कॉलन। दिस इज द फिफ्थ रूल, ये आपका फिफ्थ रूल है जिसको लेके हम चलते हैं। अब एक और रूल, जिसमें ये रूल सिर्फ और सिर्फ दो शॉर्टेस्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के लिए होता है। इसमें हम कोई पंक्चुएशन नहीं यूज करते, इसमें हम सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा है जी सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल क्या है जी? पुट ओनली सीसी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस होगी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी, आई रोट and she appreciated, I wrote and she appreciated, और I wrote she appreciated, ये भी ठीक है। अगर आप सिंपली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पुट करेंगे तो भी ठीक है, और अगर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन शर्त किस चीज की है कि दोनों क्लॉजेस का बहुत शॉर्ट होना। देखें, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, वेरी शॉर्ट क्या जी? क्लॉज हो गया। और ये क्या है? शी अप्रिशिएटेड, व्हाट डज इट मीन? आई सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट और एप्रिशिएटेड वर्ब, इसका मतलब दो वर्ड्स का एक क्लॉज, दूसरा भी दो वर्ड्स का एक क्लॉज। यहां पर आपको अलाउड है कि आप सिंपल कंजंक्शन लगा दे या विदाउट कंजंक्शन भी लिखेंगे तो इट इज एक्सेप्टेबल। ये आपकी थॉट को कन्वे करेगा। अंडरस्टैंड जी? दीज two methods are really modern methods of writing compound sentence. But the judge hear the case, the judge make decision made. Sorry, sorry, किसकी जी? The judge hear the case, The judge heard the case, ठीक है, judge made the decision. अच्छा जी, ठीक है, राइट हो गया। उसको अब तरतीब चेंज करने, सही है, एग्जाम्पल ठीक है आपकी। ओके जी, नाउ दीज आर द रूल्स जी, ये 6 रूल्स हैं किस चीज के? किसके बाद? आई रोड के बाद, हाँ जी जी, मैंने बोला है, फिर बोल रहा हूं, अगर दो बड़े ही ब्रीफ क्लॉजेस हो, दोनों ब्रीफ क्लॉजेस हो, शॉर्टेस्ट क्लॉजेस हो, तो फिर आप यहां पर सीसी भी पुट कर सकते हैं और विदाउट सीसी भी उस सेंटेंस को एज सच कंटिन्यू कर सकते हैं। अंडरस्टैंड जी? अंडरस्टैंड? ओके, ले जी, ये है जी हमारे पंक्चुएशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ये पंक्चुएशन हम यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन? ओके हो गया जी? अब हम मूव करते हैं जी सेकंड टाइप ऑफ कंजंक्शन, दैट वाज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम उसकी तरफ मूव कर जाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, समझ नहीं आई? कर दें, अपने हाथ में ही है, जैसे मर्जी कर लें, क्या कहते हैं? ठीक है, ओके जी।
subordinating conjunction, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जी, इसको हम कैसे लेके चलते हैं जी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बेसिकली है क्या जी? जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है जी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो क्या करती हैं जी? अब मैं लिखने लगा हूं जी एक स्टेटमेंट की शक्ल में, और फिर हम डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, देखें ये जो सबऑर्डिनेटिंग है इसका दूसरा नाम क्या होता है? ठीक है जी, डिपेंडेंट होता है। सबऑर्डिनेटिंग को हम डिपेंडेंट भी कहते हैं। अगर हम सबऑर्डिनेटिंग लिखते हैं तो बहुत सारी जगहों पे हम इसको डिपेंडेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, दे ऑलवेज इंट्रोड्यूस कौन बोला? ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करती हैं? दे ऑलवेज इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज। They always introduce a dependent clause. ये क्या कह रहा है? ये फंक्शन बता रहा है किसका? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब भी आती है तो वो क्या काम करती है जी? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है जी, यस। एक क्वेश्चन आया जी, वो कह रहे हैं दैट भी तो लिंक करता है ना दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। यस करता है, लेकिन दैट इज नॉट अ कंजंक्शन। क्वेश्चन है जी ऑनलाइन, एक क्वेश्चन पूछा गया है जी, वो कहता है जी, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो कहते हैं कि दैट जो है वो भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। यस, डेफिनेटली करता है, बट दैट इज नॉट क्या जी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इट इज नॉट पंक्चुएशन, बट दैट इज व्हाट? इट इज रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कंजंक्शन का ही होता है, और वो भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अंडरस्टैंड और नॉट? तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कंबाइन कर देता है। ठीक है जी, इसको हम आगे बैठ के सुन लें। ठीक है जी, तो ये दो रिलेटिव जो दैट है ये बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन होता है और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है, वही काम करता है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कर रही होती है। बट इट इज, वी कांट से दैट इट इज कंजंक्शन, इट इज नॉट कंजंक्शन, इट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा जी, अब वो कहते हैं जी दे ऑलवेज इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज। कौन जी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो हमेशा क्या करती है? डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाती है। मतलब क्या कहने का, इसको समझना है। डेफिनेशन को डेफिनेशन नहीं लेते, उसको ब्रेक करके समझते हैं कि आप तक मैसेज क्या कन्वे किया जा रहा है। मैसेज ये कन्वे किया जा रहा है कि जहां सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाएगी वो आपको कोई क्लॉज इंट्रोड्यूस करवाती हुई नजर आएगी, और उसके बाद पड़ा हुआ जो क्लॉज होगा वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग होगा। इज इट क्लियर? वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। समझ आ रही जी? और फिर क्या होगा जी? नेक्स्ट वन जी, डिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है? किस क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं जी? डिपेंडेंट क्लॉज किस क्लॉज को कहते हैं? देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो जब फिक्रे से अलहदा होता है तो अलहदा होकर अपनी थॉट को कंप्लीट थॉट देता है और अपने स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखता है, और उसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला एलिमेंट पाया जाता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है वो मेन सेंटेंस से सेपरेट होके अपनी थॉट को कंप्लीटली कन्वे नहीं करता, उसको हम सबऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन कर ले तो हम कहेंगे a dependent clause is a group of words. A dependent clause
जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है जी, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अ वर्ड्स ऑफ, सॉरी जी, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या करता है, दैट कनेक्ट, नो कनेक्ट करता है वो, नो, दैट कैन नॉट, क्या होगा जी, दैट कैन नॉट, जो नहीं कर सकता है, क्या जी, स्टैंड अलोन, दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, जो तन्हा होकर, अलहदा होकर स्टैंड अलोन नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर जी? एज अ कंप्लीट सेंटेंस, स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, और ऐसे क्लॉज को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है जी। अनलाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अब एक और बात साथ ही जी, अनलाइक किसके जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अनलाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अब इसका मतलब कंपैरिजन आ गया, अनलाइक कर रहे हैं, अब कंपैरिजन इसका किसके साथ होगा, कोऑर्डिनेटिंग के साथ होगा, ठीक है जी, यानी सबऑर्डिनेटिंग का कंपैरिजन किसके साथ होगा, कोऑर्डिनेटिंग के साथ होगा। वो क्या कह रहा है जी, अनलाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कैन ऑफन, कौन सी, इधर कौन है, कोऑर्डिनेटिंग है, तो इधर क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग क्या करती है जी, सबऑर्डिनेटिंग कैन ऑफन, कैन ऑफन। आज मुझे एक सजेशन आई थी जी ऑनलाइन की तरफ से जी, स्टूडेंट्स की तरफ से, कि जरा थोड़ा स्लो पेस रखा करें, तो इसलिए मैं जरा थोड़ा थोड़ा स्लो वो बोल रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट के वो मुझे जरा फीडबैक देते जाइए, इतनी स्पीड ठीक है, ठीक है, जो ऑनलाइन है जी। तो कहते जी, कैन ऑफन फर्स्ट इन अ सेंटेंस, कैन ऑफन क्या करता है जी, कैन ऑफन फर्स्ट इन अ सेंटेंस, व्हाट डज इट मीन, कि वो आम तौर पर अक्सर सेंटेंस में पहली जगह पर आता है, कौन भला, सबऑर्डिनेटिंग जो होती है कंजंक्शन, मैंने इधर कंजंक्शन नहीं पुट किया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो कैन ऑफन फर्स्ट इन अ सेंटेंस, वो अक्सर सेंटेंस में पहले आती है, ठीक है जी। लेकिन हमारे पास इसको करने के दोनों मेथड अभी करते हैं, ठीक है जी, और फिर जी दिस इज बिकॉज ऑफ द नेचर, ये ऐसा क्यों है, अभी explain करते हैं। This is because of the nature, हाँ तो उसे ना this is because of the nature of relationship between جبنا تقاطع كتير بتقول إنه تقاطع कोई तकात हो कि जीवित अवस्था में ना वो relationship between, किसके दरमियान between का मतलब है दो का relationship होगा ना, वाह ठीक है वाह जी, between the dependent and the independent clause, खेतु ना जो वाह कहाँ था वो the dependent and independent clause, क्लॉज, ये पूरा हमने डिफाइन कर लिया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को, ये काम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करती है। अब एक चीज, जैसे मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक स्ट्रक्चर बनाया था, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ जी। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है जहां भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी, ये आपको एक पैगाम देती है, और पैगाम क्या है, उससे बनने वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स, जहां भी सर ये कंट्रोल अपने हाथ में लें और ये माइक इनके ऑफ करें, अकेले तो आए, जो देखें जी हमने यहाँ पे लिख दिया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा रिफर करती है किसको, डिपेंडेंट क्लॉज को, और हमने ये भी देखा डिपेंडेंट क्लॉज तो अलोन तन्हा कुछ करता ही नहीं है, इसका मतलब फिर इसको अपने साथ कोई क्लॉज लेना पड़ता है, और वो जो दूसरा क्लॉज अपने साथ ये लेता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जब भी एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट मिलते हैं तो क्या बनता है, फिर
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो हमें ये पता चल गया जहां कोऑर्डिनेटिंग जिस सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी उसमें दो क्लॉजेस ही होंगे, एक क्या होगा जी इंडिपेंडेंट और दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट, और जो सेंटेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अब मैं अगर इन इतनी बहस को दो लाइंस के अंदर समराइज कर दूं, तो दो लाइंस के अंदर समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस को इंडिकेट करती है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इंडिकेट करती है। इज इट क्लियर जी? अगर दो क्लॉजेस हैं तो अभी तक बात हम दो क्लॉजेस की कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? कोई बात समझ में आ गई? क्लियर हो रही है बात? ठीक हो गया जी, थैंक यू जी। ओके, अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट वन जी, लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखते हैं और फिर हम उसकी डिवीजन करते हैं जी। क्या करते हैं हम, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को डिवाइड भी करते हैं और डिवाइड करके देखते हैं कि उनको कितनी टाइप्स के अंदर हम जो है वो डिवाइड करके। देखिए कल हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को भी डिवाइड किया था ना जी, फिर ये चेक बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा जी, क्या जी दोबारा से समझा दे प्लीज। अच्छा कौन सी चीज दोबारा से समझानी है जरा बताइए, मैं उसको रिपीट किए देता हूं जी। जिस चीज की समझ नहीं आई वो जरा बोलिएगा, मैं वंस अगेन आपको रिपीट करता हूं ताकि आप उसको वो वाली थॉट जो है वो क्लियर हो जाए जी। जी प्लीज जल्दी से बता दीजिएगा कौन से वाला था थॉट क्लियर नहीं हुआ जी। काइंडली म्यूट योरसेल्फ, माय हैंड्स फ्री आर अबाउट टू बर्स्ट। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। कौन है जी अनम्यूट, कौन है? अच्छा जी ठीक है जी, वो अभी मैं बता देता हूँ जी, जो लिखा है उसको मैं अभी बता देता हूँ। हसन ठीक है, आप अटैच करके कहीं आपने तो नहीं वो कर दिया हुआ, आप अटैच हुए होंगे ऑनलाइन क्लास के साथ? नहीं सर, ये थोड़ी थोड़ी देर पहले जो ना वो किसी की तरफ से ओके प्रॉब्लम जी। थे, अब वो रिजॉल्व हो गए हैं। ओके जी, नेक्स्ट वन जी, सुनिए जी, आपके क्वेश्चन को भी मैं एड्रेस करता हूं। अब मैं दोबारा से बताने लगा हूं जी, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये क्या इंट्रोड्यूस करवाती है जी, इंट्रोड्यूसेस डिपेंडेंट क्लॉज। ओके हो गया जी। अब आपके क्वेश्चन के लिए जो आपने क्वेश्चन किया इसको मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है जी। अब ये जो अगर सेंटेंस स्टार्ट हो जाए किसके साथ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, जैसे मैं कहता हूं बिकॉज, बिकॉज कौन सी कंजंक्शन है जी, ये डिपेंडेंट कंजंक्शन है, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बाद आने वाला क्लॉज क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग होगा या डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है जी। बिकॉज जी बताएं जी, उसी वाले फिक्रे को जहां पे आप, मैंने फिक्रा लिखा था और आप बिकॉज पुट कर रहे थे, यस, बिकॉज आई वॉज लेट, कॉमा क्या होगा जी, बिकॉज इट रेन्ड हैवीली। उस स्टेटमेंट के अंदर अनलाइक के अंदर मैंने लिखा था कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो सेंटेंस में पहले आती है, ये बात कह रहा था मैं उधर, ठीक है जी। राइट जी। अब हम मूव करने लगे हैं जी इसके ऊपर, बिकॉज आई वॉज लेट, इट रेन्ड हैवीली, इट रेन्ड हैवीली बिकॉज इट वॉज लेट। अब देखें ये जो बिकॉज है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और जब भी सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होगा और फिक्रे के स्टार्ट में आ जाए तो इसको ग्रामर में हम ये भी तो बोलते हैं ना, इसको क्लॉज मार्कर भी कहा जाता है। जितनी
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको क्लॉज मार्कर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्लॉज को मार्क कर रही होती हैं, बता रही होती है कौन सा क्लॉज है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद जो बी क्लॉज आता है वो क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज क्लॉज मार्कर्स। इनको क्लॉज मार्कर्स भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड और नॉट? क्लियर हो रही बात? अब इसका दूसरा वे क्या है? इसका दूसरा वे ये होता है, इट रेन्ड हैवीली बिकॉज आई वॉज लेट। अंडरस्टैंड और नॉट? उल्टा हो गया। अब हमने क्या किया कि इसको स्टार्ट से उठा के दरमियान में लाए जैसे ही, तो ये कंजंक्शन बनती हुई दिखाई दे रही है, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मेरे लेट होने को बारिश तो नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, जी बिल्कुल सही है। बिकॉज आई वाज लेट, मतलब के दिस वाज द रीजन, और लेट होने की वजह से तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इससे शुरू में आना है ना, ठीक है जी। जहां ये मैंने उनको समझाने के लिए किया है, इसको उलट किया है कि देख ले, इस वजह से सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लगाते हैं हम? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जी जी, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। हाँ, सेंस की गड़बड़ हो रही है। ये आई बिकॉज आई वाज लेट आई मिस्ड द लेक्चर, तो मैं आपको ज्यादा क्लियर होगा। आई मिस द लेक्चर बिकॉज आई वाज लेट। ठीक है जी, ऐसे कर ले, कोई इश्यू नहीं है, जिस तरह मर्जी कर ले। वो मैं कह रहा था बिकॉज आई वाज लेट इट रेन है, तो लेट होने की वजह से बारिश तो नहीं हुई। ठीक है जी, ठीक है। अब बातें समझ में आ गई हैं? क्लियर हो रही बात? अब क्यों जी, आपको जी यूज करेंगे नहीं? जी करेंगे जी। यूज करेंगे नहीं जी। अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को स्टार्ट में ले आएंगे तो फिर कॉमा हट जाएगा भाई, बिकॉज कंजंक्शन आ गई है। जब कंजंक्शन आ गई है फिर कॉमा यूज करने की जरूरत ही नहीं है, फिर हम हटा देंगे। ठीक है जी, इसकी दो कंस्ट्रक्शंस है ना, दोनों मैंने लिखी हुई है। अगर आपने कंजंक्शन को एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस ले गए हैं तो फिर दरमियान में कॉमा आ जाता है, और अगर आपने कंजंक्शन को मिड में डाल दिया है तो फिर कॉमा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल। इज इट क्लियर जी? अब हम मूव करते हैं जी, इसकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की एक लिस्ट देखते हैं और फिर उसकी डिवीजन करते हैं जी। कल हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कितनी डिवीजन की थी जी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 की थी जी। इसकी भी 7 डिवीजन होती है। ठीक है जी। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं वर्ड लिख रहा हूं जी, ऑल्दो, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। ठीक है जी। बिकॉज, ऑल्दो, इफ, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, एज। ठीक है जी। और इसी तरह जी बिफोर, सिंस, बिफोर, सिंस, ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। इसी तरह जी हम कहते हैं जी इवन दो, ठीक है जी, व्हाइल, एटसेट्रा, ये सब की सब जो है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं जी। इन कंजंक्शंस को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये क्या करती हैं? दे ऑलवेज इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज। अंडरस्टैंड जी? अब हम इसको क्या करते हैं जी? सब डिवाइड करते हैं इसकी टाइप्स के अंदर। हम कहते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जी। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, कितनी टाइप में हम उसको डिवाइड कर देते हैं जी। जी सबसे पहले जी इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो पहली जो इसकी डिवीजन होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है जी।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कुछ होती है जो टाइम को इंट्रोड्यूस करवाती हैं, तो इसलिए हम इसे टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, आई वुड डाई बिफोर आई, जी बड़ा मजे का सेंटेंस है, बिफोर आई लाइड, बिफोर आई लाइड, आई वुड डाई बिफोर आई लाइड। अंडरस्टैंड जी। अगर हम इसको चेंज कर लें तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, बिफोर आई लाइड आई वुड डाई। ये दोनों कंस्ट्रक्शंस चलती हैं जी। अब यहाँ पे जो बिफोर है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और शो किसको कर रही है, टाइम को। अंडरस्टैंड और नॉट। इसी तरह जी मैं कहता हूं जी, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, मैनी things have happened, many things have happened since I saw you, since I saw you, right जी। तो एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, अब इसमें भी देखें ये सिंस कंजंक्शन है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब मैं इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को स्टार्ट में ले आया, सिंस आई सा यू, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉमा, मैनी, ये स्मॉल हो जाएगा जी, मैनी थिंग्स क्या हो गई जी, हैव हैपेंड। इज इट क्लियर जी? ओ भाई समझ आ रही है, राइट जी, राइट, गुड हो गया जी। एक और एग्जांपल लेके, अब यहाँ पे जो सिंस है ये भी किसको किस तरह रिफर हो रहा है, टाइम। सिंस जब से मैंने देखा, इज इट क्लियर, और जब से टाइम को एक्सप्लेन करता है। अब जितनी भी मैं कंजंक्शन यूज कर रहा हूं ये सारी क्या बता रही हैं, इट इज इंडिकेटिंग टाइम। सो वी कैन से दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू टाइम, they can be classified according to time, time के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। इज इट क्लियर? परफेक्ट के बाद पास्ट डेफिनेटली आएगा, आपके सामने ही है भाई, उसको हम सीक्वेंस ऑफ टेंस बोलते हैं। थिंग्स जब यूज होगी जी जी तो ये सेम पैटर्न यूज होगा, जी सेम पैटर्न यूज होगा। इसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, जब सिंस का इस्तेमाल हो रहा है तो ये व्हेन को रिफर करता है ना, व्हेन इज सिंस टाइम, तो भी क्या होता है, पास्ट फॉलोड बाय पास्ट। तो इससे पहले जो मेन क्लास होगी प्रेजेंट परफेक्ट में होगी और जो उसके बाद वाली होगी वो पास्ट में होगी। हाँ जी, तो ये देख ले आपके सामने है, क्या है अपने पास में जो मिड में है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ऐसे ना, तो जब स्टार्ट में है तो तब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन जी, लास्ट एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं जी, आई थर्ड जी, ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हम थर्ड एग्जांपल लेने लगे हैं जी। मैं कहता हूं जी, आई रिटर्न होम, आई रिटर्न होम। ठीक है जी, क्यों जी, आफ्टर ही हैड गॉन, आफ्टर he had gone। अब देखिएगा जी, after he had gone, यहां कंजंक्शन जो हमें नजर आ रही है वो आफ्टर है। अब हम इधर ले आए जी, आफ्टर he had gone, कॉमा, I क्या होगा जी, returned home। अब ये भी जो है आफ्टर, ये भी टाइम की तरफ रिफर कर रही है। तो हमने पहली जो क्लासिफिकेशन की है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की है जी, टाइम। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन बी क्लासिफाइड, फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम। अंडरस्टैंड जी? कोई कंफ्यूजन? राइट जी। अब सेकंड वन जी, सेकंड वन हम कहते हैं कॉज और इफेक्ट। जी जी प्लीज। सिंस और या फिर कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जब स्टार्ट में आती है सेंटेंस उसके बाद हम कॉमा लगा सकते हैं। तो लगाना ही तब होता है, नहीं आपने लगाया नहीं, किधर लगाया, सर वो आफ्टर के बाद क्या है, आफ्टर जब मिड में आ गया है वो तो खुद ही कंजंक्शन बन गई है। जब ये मिड में आएगी कंजंक्शन बनेगी, फिर कोई कॉमा यूज नहीं करना है। यस, जब स्टार्ट में कंजंक्शन आएगी फिर
दूसरे क्लॉज के स्टार्ट से पहले कॉमा लगाना है। इज इट क्लियर जी? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, उसको मैंने पहले भी आंसर किया था। अभी अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, इसको आपने शायद किया था। ठीक है जी, ओके, राइट हो गया जी। जी नेक्स्ट वन जी। बिल्कुल जी, अगर आपके जहन में कोई चीज क्लियर नहीं होती है तो आप क्वेश्चन जरूर पुट करें, उसे माइंड में मत रखें। एज भी वर्ब ऑफ जी जी टाइम जी जी, एज व्हाइल एज है, देन है, व्हाइल है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी। वो सब और ठीक है जी, सबऑर्डिनेटिंग में आएगी जी। नेक्स्ट वन जी, कॉज और इफेक्ट जी। नंबर 2 जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसे हम क्या कहते हैं? कॉज और इफेक्ट। और लिखने की बजाय मैंने स्लैश डाल दिया जी, कॉज और इफेक्ट। ठीक है जी, या कॉज होगा या इफेक्ट होगा। ठीक है जी, जैसे मैं कहता हूं जी सिंस यू विश, अब सिंस कॉज इफेक्ट भी देती है और सिंस बिकॉज कॉज इफेक्ट भी देती है। अंडरस्टैंड जी? मैं कहता हूं जी सिंस यू विश इट, सिंस, ये पहली एग्जांपल है जी। क्या कहा जी मैंने? सिंस यू विश इट, कॉमा, यहां से इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट होने जा रहा है जी। इट शैल बी डन, क्या जी? इट शैल बी डन, ये आ गया जी। सिंस यू विश इट, इट शैल बी डन। तो समझ आ रही है जी? अब इसको बदला भी जा सकता है, क्या हो सकता है? इट शैल बी डन। अब सिंस आ गया दरम्यान में तो अब कॉमा नहीं आएगा। ठीक है जी, वो उठ जाएगा, यू विश इट। अंडरस्टैंड? तुम ख्वाहिश करोगे तो ये हो जाएगा। अंडरस्टैंड और नॉट? तुम ख्वाहिश करोगे तो ये हो जाएगा जी। सॉरी जी, ये इट शैल बी डन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एज ही वाज नॉट देयर, सेकंड एग्जांपल जी, एज ही वाज नॉट देयर, कॉमा। ठीक है जी, एज ही वाज नॉट देयर, कॉमा, क्या जी? आई स्पोक टू हिज ब्रदर, आई स्पोक टू हिज ब्रदर जी। सर दोनों सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स होंगे जी, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है जी। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, बनाने के दो मेथड्स है इसके, यही है जी। एक कंजंक्शन मिड में रख दो, एक कंजंक्शन स्टार्ट में ले आओ, दोनों मेथड्स है जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के। ठीक है जी, दोनों सूरतों में ये कॉम्प्लेक्स ही है। अब देखिए जी, एज एज क्या आ रहा है? हाँ जी, तो इसको आप एज ए कनेक्टर भी तो यूज करते हो। ठीक है, इसका मतलब ये कंजंक्टिव वर्ब भी बन जाता है। अब जब ये यहाँ पे आएगा तो बेसिकली वो कंजंक्टिव वर्ब भी बनेगा ना। इज इट क्लियर और नॉट? दो क्लॉजेस को जोड़ रहा होगा। एज ही वाज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज ब्रदर। ठीक है जी, तो मैं कहता हूँ जी आई स्पोक टू हिज ब्रदर। ठीक है जी, एज ही वाज नॉट देयर। ठीक है जी, फिर जी नेक्स्ट वन जी, थर्ड वन, ये है जी सेकंड कॉज एंड इफेक्ट है। दो एग्जांपल्स ठीक है, काफी है इतनी। ओके जी, नेक्स्ट वन हम जी इसकी थर्ड टाइप जो है इसकी बता सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। ठीक है जी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की थर्ड टाइप जो है उसकी तरफ मूव करते हैं जी, जो इसकी थर्ड टाइप है, यानी हम जो इसको तीसरी टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं जी, वो क्या है? दैट इज पर्पस। थर्ड वन क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो पर्पस बेस्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, यानी वो पर्पस बता रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी वी ईट, हम खाते हैं। इज इट क्लियर? सो दैट वी मे लिव, सो दैट वी मे लिव। ये सो दैट क्या है? पर्पस है। दैट्स व्हाई, राइट जी। कहां कॉमा आएगा? सो दैट की जगह पे, सो दैट के बाद
के बाद आप कंफ्यूजिंग है अभी भी। ये सो दैट जो कंजंक्शन है, जब ये कंजंक्शन है तो फिर कॉमा की जरूरत ही नहीं है। अगर हम ये ले जाते हैं सो दैट वी मे लिव कॉमा वी ईट, अब कॉमा आएगा। अरे मैं अगर बच्चों दूसरे अंदाज में आपको बताऊं तो किस इस तरह से बता सकता हूं कि कॉमा इंट्रोड्यूस करवाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज को, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करवाती है डिपेंडेंट क्लॉज। और अगर आप डिपेंडेंट कंजंक्शन यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को मिड में रख देंगे तो फिर कॉमा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये जरूरत कब पेश आएगी कॉमा की? जब हम क्लॉज को स्टार्ट ही कंजंक्शन से कर रहे हो। खुदा ना ना जो समझ रहे हैं, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो जो बात हो रही होती है ना उसको फौरन पकड़ लेते हैं और बाकी सारा कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं। यहाँ ये ज़हन में रखें, हम सिर्फ और सिर्फ ये जो बात कर रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई चीज इंक्लूडेड नहीं है। अंडरस्टैंड और नॉट? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को माइंड में रखा करेंगे किसके बारे में बात हो रही है। अंडरस्टैंड? ओके जी, नेक्स्ट वन जी। सर आपने कहा कि हम खाते हैं, आगे क्या? हम खाते हैं, जहर भी खा लेते होते हैं, ठीक है जी। जी, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सके, ठीक है जी। मे लिव, ठीक है जी, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, सिंपल इज दैट। मेड है, पर्पस हो गया जी। पर्पस की दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं जी। He held my hand. He held my hand. Lest, बड़ी मजे की सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन निकाली है। Lest क्या जी? I should fall. Lest I should fall. अब मैं lest को स्टार्ट में ले रहता हूं। Lest I should fall. क्या जी? He held my hand. उसने मेरा हाथ थामा, कहीं मैं गिर ना जाऊं। Is it clear or not? तो क्या है ये? पर्पस लेस्ट यहां बता रहा है। पर्पस क्या है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। अंडरस्टैंड और नॉट? अरे भाई क्लियर हो रही है बात? ओके जी, नेक्स्ट वन जी। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन है रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। इसकी क्लासिफिकेशन में जो फोर्थ क्लासिफिकेशन आती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, ये लास्ट रीजन भी तो बता रहा था। तो भाई रीजन कॉज इफेक्ट क्या? हाँ, तो पर्पस ही होगा। रीजन का क्या निकलेगा? रीजन को पर्पस ही कहोगे ना भाई, ठीक है जी। कान नसी एंज नहीं पढ़ने, ठीक है जी। जी नेक्स्ट वन जी, रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस। रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है जी। ये रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, सॉरी जी फोर्थ है जी। अच्छा जी, थर्ड आ गया जी, सॉरी फोर्थ। कोई बात नहीं, स्टूडेंट का असर भी तो कभी कभी टीचर पे हो ही जाता है ना। हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, डोंट माइंड इट जी। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। ही वाज सो टायर्ड, ही वाज सो टायर्ड जी। अब रिजल्ट दो, दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड, दैट he could scarcely stand. अब ये मैंने deliberately यहां पुट किया है। It is relative pronoun, but here it is subordinating conjunction. therefore का यूज कर सकते हो। अगर therefore का यूज करना है तो फिर दोनों क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। He was so tired that he could scarcely stand, ठीक है जी। अब मैं that को स्टार्ट में ले जाता हूं, that he could scarcely stand
जी, कॉमा, he should, सॉरी should नहीं है भाई, he was so tired। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट आ रहा है भाई, वो इतना थका हुआ था, वो बहुत ज्यादा थका हुआ था कि he could scarcely stand, का मुश्किल ही खड़ा हो सकता था, scarcely hardly, ठीक है जी, scarcely, as he was tired जी, सो भी आ सकता है, रिजल्ट सो भी देता है, एज भी देता है, ठीक है जी, एज कंपेयर भी करता है, अंडरस्टैंड। Yes. तो आगे सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैटेगराइज आपने खुद कर लेना, कौन कहाँ कहाँ फिट हो सकती है। सारी एग्जांपल तो नहीं पुट कर सकता ना यहाँ पे, टाइम बड़ा शॉर्ट है। बाकी आपने बताया, ये बताने ये लगा हूं कि जितनी लिखूंगा, जितनी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो सारी की सारी इन्हीं 7 क्लासिफिकेशन में 7 क्लासेस के अंदर ही पुट होंगी कहीं ना कहीं जाके। इज इट क्लियर जी? तो 4 हो गया जी। इसका जो 5th है जी वो क्या है जी? 5th वन है जी कंडीशन। ठीक है जी, कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई की जाती है, जो कंडीशन को डिस्क्राइब कर रही होती है। ठीक है जी, मैं कहता हूं जी अली विल गो, और आपको पता है इफ जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, और इफ किसको शो करता है? कंडीशन को शो करता है, अंडरस्टैंड। तो मैं कहता हूं जी अली विल गो इफ, अब शर्त आ गई, अब कंडीशन आ गई, इफ अहमद गोज, इफ अहमद गोज, और ये क्या बन गया है? ये फर्स्ट कंडीशनल बन गया है। ठीक है जी, अगर एक फ्यूचर इंडेफिनिट है तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और तर्जुमा दोनों का उर्दू में फ्यूचर में ही होता है। ठीक है जी, अली विल गो इफ अहमद गोज, अगर अहमद जाएगा तो अली भी जाएगा, अंडरस्टैंड। Yes, sir. अच्छा आपने बताया था जो इफ होती है जी वो जी, कंडीशन को ड्राइव करती है, किसको? कंडीशन होना जी जी एक जो है वो कंडीशन को ड्राइव करती है, जी। हमने अपनी कंडीशन को ड्राइव जी जाहिर करती है, वो भी इसी में आएगा। अच्छा, अनलेस अनटिल भी तो होती है ना, वो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर यूज होती है, अनलेस अनटिल। ठीक है जी, और क्या है जी? इफ। इज इट क्लियर जी? अली विल गो इफ अहमद गोज, तो इसको हम क्या करें जी? अहमद गोज इफ अली विल गो, ये कंडीशन हो गई जी। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको शो करता है? क्लियर नहीं है if उसका कंडीशन जी? जी ली जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने वही रिपीट कर दिया है, ओहो, इफ अहमद गोज, ठीक है, ये आना था इफ अहमद गोज अली विल गो। ठीक है जी, कुछ ज्यादा ही तेज दिमाग काम करना शुरू कर दिया जी। नेक्स्ट वन जी, अब हम मूव करते हैं जी 6 टाइप की तरफ इसकी। अगर पिक्चर लगी लेने में इसको इरेज करने लगा, सॉरी, प्रोवाइडेड, हाँ इफ की जगह पे प्रोवाइडेड लगा, प्रोवाइडेड कंजंक्शन है ही नहीं है भाई, क्यों लगा सकते हैं आप? प्रोवाइडेड लगाओगे तो फिर तो कंजंक्शन उठ जाएगी। प्रोवाइडेड है। हाँ, अब बोलो प्रोवाइडेड दैट होगा, सिर्फ प्रोवाइडेड नहीं होगा, समझ आ गई? हाफ नहीं बोल रहे। ओके जी, और भी क्वेश्चन जी? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्या है जी? कंसेशन। क्या है जी? कंसेशन की कैटेगरी में कितना हो गया था ये? 6 है ना जी? 6-1 हो गया जी। कंसेशन, कंसेशन क्या होता है जी? यू नो वेरी वेरी, हाँ जी बोले जी, कंसेशन क्या होता है? आई विल नॉट सी हिम जी, आई विल नॉट, वाह जी वाह, वकीला तो और कोई काम नहीं जिंदगी। आई विल नॉट सी हिम, ये कंसेशन हर जगह पे मांग रहे होते हैं। ठीक है जी, आई विल नॉट सी हिम दो ही, दो ही कम्स। ठीक है जी, क्या जी? दो ही कम्स। आई विल नॉट सी हिम दो ही कम्स। अभी जो दो है क्या बता रहा है?
ऑपोजिट आइडिया भी दो। हाँ जी, अपोजिट आइडिया कब आता है? जब आप किसी को कंसेशन देते हैं, मार्जिन देते हैं, अंडरस्टैंड? तो ये मार्जिन देने के लिए, कंसेशन देने के लिए भी यूज की जाती है। इज इट क्लियर जी? और इसी तरह हम कहते हैं जी, नेक्स्ट है जी सेवंथ वन। हम मैंने एक एक एग्जांपल के साथ आगे बढ़े, इसको कंक्लूड करने की तरफ मूव करें जी। ठीक है जी, सेवंथ वन जी। जल्दी से जी उर्दू तर्जुमा बताएं, मैं अगला लिखूं। कंपैरिजन। नेक्स्ट वन जो लास्ट वन है जी, सेवंथ वन, वो कंपैरिजन है। आई विल नॉट सी हिम, जब तक वो नहीं आएगा मैं उससे नहीं मिलूंगा। आई विल नॉट सी, सी यहां मिलने के मीनिंग में आ रहा है। मैंने बताया हुआ सी 3 मीनिंग देता है। सी मिलना भी होता है, सी देखना भी होता है, और सी अंडरस्टैंड करना भी होता है। ओ आई सी, ओ मुझे समझ आए। पंजाबी में नहीं, ओ आई सी नहीं, क्या है जी? ओ आई सी। ठीक है जी, व्हाट डज इट मीन? ओ आई अंडरस्टैंड, ओ मुझे समझ आ गई। और दूसरा क्या है जी? सी देखना। आई सी माई मदर डेली, मैं अम्मा को रोज देखता हूं। और फिर नंबर 3 सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। तो सी 3 जगहों पे यूज होता है जी, 3 मीनिंग में, 3 कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, 3 कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे सी जो है मिलने के मीनिंग में आ रहा है। आई विल नॉट सी हिम, मैं उससे नहीं मिलूंगा। दो ही कम्स, अगरचे वो आया या आएगा, अगरचे वो आएगा लेकिन मैं उससे नहीं मिलूंगा। ठीक है तर्जमे वालों? नेक्स्ट वन जी, खुदारा मेरे से तर्जमे मत करवाया करो। ठीक है जी, नेक्स्ट वन जी, कंपैरिजन। कंपैरिजन जो है वो क्या है जी? यानी इसकी सेवंथ टाइप है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लासिफाई कर देते हैं। यानी सम टाइम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो कंपैरिजन करती हुई भी आ रही होती है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी ही इज स्ट्रॉन्गर। जो भी मैं कह रहा था जी, आपने एज बोला था ना, तो एज के साथ किसका पेयर होता है? जहां एज नहीं आता वहां देन भी तो आता है ना, कंपेयर करने के लिए। ही इज स्ट्रॉन्गर देन, किससे जी? आगे बता दें किससे? देन रुस्तम इज। ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अगर हम नहीं भी डालेंगे तो रुस्तम्स भी लिख सकते हैं, रुस्तम इज। ठीक है, ही स्ट्रॉन्गर देन रुस्तम इज। जितना रुस्तम स्ट्रॉन्गर है उससे वही उतना स्ट्रॉन्गर कौन है जी? ही है, वो है। इज इट क्लियर और नॉट? अब यहाँ देन जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर आ गई है, साथ साथ क्या कर रही है? कंपेयर भी कर रही है। अंडरस्टैंड और नॉट? गॉट इट? राइट जी। अब हमने देख लिया कि 7 टाइप्स में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिवाइड कर लेते हैं। इज इट क्लियर? अब मैंने जी जितनी यूज की है इनका एक चार्ट सा बना देता हूं आपको, ताकि आप थोड़ा सा उसको ना मेमोराइज कर लीजिए। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को इशू इसी के अंदर होता है, वो सारी उम्र सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को नहीं पकड़ पाते हैं वो क्या है। अंडरस्टैंड और नॉट? और आपको मैंने जस्ट कंजंक्शन को एक पॉइंट के अंदर करवाया था, अगर आपको याद हो या ना याद हो। बड़ा इजी है इनके दरमियान में फर्क करना। देखें कितनी टाइप्स है जी कंजंक्शन की? 3। पहली कौन सी है? कोऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग को जज करने का फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, ये है जी। इनमें से कोई आएगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, साथ ही है। ठीक है जी। और दूसरी क्या है जी? सब ऑर्डिनेटिंग। और जो अभी हमने पढ़ी है वो सारी सब ऑर्डिनेटिंग है। ठीक है जी। और थर्ड वन क्या था? को रिलेटिव। ठीक है जी। तो कोरिलेटिव हमेशा पेयर फॉर्म में होती है, ईदर और, नीदर नॉर। ठीक है जी। नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब जो पेयर में आएंगी वो कोरिलेटिव्स होंगी, जो फैन को आएगा वो कोऑर्डिनेटिंग है, और इन दोनों के अलावा जितनी है वो सारी क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग। 3 पॉइंट में कंजंक्शन हो जाती है, यानी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, ये है। अंडरस्टैंड और नॉट जी? और भाई बात समझ में आ गई? ठीक है जी, ओके। अब मैं जरा जी इसकी एक लिस्ट सी आपके सामने बना देता हूं। डिवीजन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो अभी हमने की है उसको एक टेबल की फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स के साथ लिख देता हूं। अंडरस्टैंड? ठीक है जी।
फॉर एग्जाम्पल जी, जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली टाइप लिखने लगे हैं जी, टाइम। पहले इसको डिवाइड किया था ना टाइम में, यानी टाइम रिलेटेड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है जी। आर रिलेटेड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एसओसी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, टाइम रिलेटेड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या होती है जी? आफ्टर, ये टाइम रिलेटेड है। बिफोर, टाइम रिलेटेड है। क्या है जी? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है जी। और क्या है? व्हेन, व्हाइल, ये याद कर लेनी है जी, व्हेन, व्हाइल, ठीक है जी। और क्या है जी? सिंस, अनटिल, टिल, सिंस, अनटिल, टिल, ठीक है जी। और क्या है जी? एज, बाय द टाइम, एज, बाय द टाइम। ये कंजंक्शंस हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, और यहां भी यूज होंगी, ये टाइम रिलेटेड होंगी, टाइम फैक्टर को शो कर रही होंगी। तो जी यूजफुल रह जाएगा, कुछ माइंड में रह जाएगी चीजें। इसी तरह जी दूसरा जो है वो क्या है जी? दैट इज कॉज और इफेक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जी? बिकॉज, सिंस, बिकॉज, सिंस, और क्या है जी? नाउ दैट, एज, और अकेली एज। एज जो है वो दोनों तरफ आ रही है, कॉज इफेक्ट को भी देती है और टाइम को भी मेंशन करती है। इज इट क्लियर जी? और फिर क्या है जी? नेक्स्ट वन, कॉज इफेक्ट में जी, ए और सो लॉन्ग एज, एज और सो लॉन्ग एज, ठीक है जी। लॉन्ग एज भी टाइम को शो करेगा जी, एज लॉन्ग एज भी करती है, ठीक है जी। सो लॉन्ग एज। फिर जी नेक्स्ट जी, इन एज मच एज, ये बहुत कम यूज होती है। इन एज मच एज, ये इकट्ठी होती है। इन मच, ये पुरानी कंजंक्शन है, काफी यूज होती है पुराने में, लेकिन अब नहीं है। सो, सो भी है जी। और इन ऑर्डर दैट, ठीक है जी। क्या है? इन ऑर्डर दैट, ये कॉज एंड इफेक्ट को शो करने वाली है जी। इज इट क्लियर? भाई ज़हन में रह जाएगी ना। नेक्स्ट वन आ गया जी, अपोजिशन को जो शो करती है जी, जिसे कंसेशन हमने बोला था ना, याद है ना जी? जो अपोजिशन को शो करने वाली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है जी, वो क्या है? ऑल दो, दो, इवन दो। क्या होगा जी? ऑल दो, दो एंड इवन दो, ठीक है जी। थ्री, दो, ऑल दो, इवन दो। नेक्स्ट वन जी, वेयर एज, वाइल, वेयर एज और वाइल, ये अपोजिशन को शो करने वाली है। इसका मतलब है इससे पहले और आइडिया, उसके बाद कोई और आइडिया है, अंडरस्टैंड जी। और नेक्स्ट वन जी, कंडीशन को शो करने वाली जी, कौन कौन सी है? कंडीशन को शो करने वाली कौन कौन सी? इफ, ओनली, अनलेस, इफ, ओनली, अनलेस, ठीक है जी। इफ, ओनली, अनलेस, ओनली इफ, वेदर और, ठीक है जी। ओनली इफ, क्या है जी? वेदर और, इवन इफ, इन केस दैट, इवन इफ, इन केस दैट, ये सब की सब कंडीशन को शो करने वाली सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जी। ये है एक चार्ट सा जो आपको क्या करेगा जी? सपोर्ट करेगा किसके अंदर जी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को जज करने के लिए। इज इट क्लियर? कंफ्यूजन? व्हाट अबाउट टाइम जी? टाइम है अभी हमारे पास 5 मिनट्स, ठीक है जी। टाइम रिलेटेड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है जी। ये मैंने लिखा था जी। ओके हो गया?
अब हम मूव करते हैं जी थर्ड टाइप की तरफ, और थर्ड टाइप हमारी क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस। आज भी कर ले या कल पे करें? बताएं जल्दी से। कल इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा चलिए जी, अब जरा कल से जो काम होगा वो स्पीड अप हो जाएगा काम। मतलब क्या है जी? स्पीड अप का मतलब क्या है जी? डेमो क्लासेस एंड हो गई हैं आज लास्ट थी, इसके अलावा कोई डेमो क्लास नहीं होगी। ठीक है जी। आज भी किसी की रिक्वेस्ट के ऊपर जो वो मैंने कर दी जी, बड़े करीबी थे, उन्होंने कहा जी आज की क्लास डेमो में जरूर, तो वो मैंने कर दी। ठीक है जी। लेकिन कल कोई क्लास डेमो नहीं होगी, वो रेगुलर वर्क में आ जाएगा और फिर स्पीडीली हम इसको कर लेंगे। इज इट क्लियर जी? यहाँ तक अगर कोई आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हैं तो वो कर लीजिएगा। अब आपके असल में जो ओल्ड हमारा ग्रुप चल रहा था, उनके हम आहिस्ता से अब एक टॉपिक और रह गया होगा जो ग्रामेटिकल होगा, फिर हम इसको कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर और बेसिक के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है जी। बाकी हमने बेसिक के जितने भी चीजें थी आपके पास पढ़ा हुआ है, क्या वाला जी? सिलेबस डिवीजन, लेक्चर डिवीजन और सिलेबस वाला परफॉर्मा पढ़ा हुआ, उसमें देख लीजिएगा जी। तो फिर हम उन चीजों की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है जी। और जो नए लोग हैं वो वही वाली चीजें हम जो है उनकी तरफ मूव करते रहेंगे जी। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। बाकी जी कल इंशाल्लाह हम इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अरे एस पर एस की कंडीशन है जी, एस पर एस। कौन से वाले? आप खुद ना लेके जाए तो मेरा क्या कसूर है? ठीक है, चुप करके निकल जाए। और फिर मुझे गए, मैंने तो 3-4 दिन से अनाउंसमेंट की हुई है कि एडजेक्टिव के नोट्स बन गए हुए हैं, वर्ब के बन गए हुए हैं। ठीक है जी। और देख लीजिएगा एडवर्ब के अभी नहीं हुए जी जी।